हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में जीएसटी एक्ट के अंदर टीडीएस का क्या कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करेंगे और टीडीएस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं जीएसटी एक्ट में वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टीडीएस को सेक्शन 51 में डील किया गया है सीजीएसटी एक्ट 2017 के। तो वहाँ पे क्या बोला गया कि टीडीएस है क्या चीज़। देखिए नाम समझ में आ रहा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टैक्स को डिडक्ट कर लेना है। और कब? एट सोर्स, मतलब जहाँ से वो इनिशिएट हो रहा है, जहाँ से वो हो रही है, पेमेंट हो रही है या जहाँ से भी वो इनिशिएट हो रहा है, सोर्स जो है वहीं पे उसको वो टैक्स को डिडक्ट कर लेना है। क्लियर है? अब आपको पता है कि जीएसटी किस पे लगती है? गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे। तो पैसा कौन दे रहा होगा, पेमेंट कौन कर रहा होगा? बट ऑब्वियस सी बात है कि जो बायर होगा, मतलब रिसिपिएंट। सो ये एक तरीके का मेथड है जिसके थ्रू गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट करती है और एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है। वो परसेंटेज क्या करना पड़ता है, जो भी रिसिपिएंट्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको सप्लायर को पेमेंट करते वक्त ही डिडक्ट कर लेना होता है। तो सिंपल से बात है कि गुड्स एंड सर्विसेज में जब भी उसकी सप्लाई होती है तो एक हमारे सप्लायर हो गए, दूसरे हमारे रिसिपिएंट्स हो गए, मतलब बायर हो गए, सेलर और बायर। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स पे ही टैक्स को डिडक्ट करना है। तो पैसा कहाँ से इनिशिएट हो रहा है? रिसिपिएंट के पास से। पेमेंट कौन करेगा? बायर पेमेंट करेगा। और गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कौन करेगा? सेलर करेगा। तो जब रिसिपिएंट्स, मतलब जब बायर पेमेंट करने जाता है सप्लायर को, तो उसको उसी टाइम पीरियड पे टीडीएस को डिडक्ट करना, मतलब टैक्स को डिडक्ट कर लेना है जो स्पेसिफिक परसेंटेज मेंशन है। ये वो टैक्स नहीं है जो जीएसटी की बात की गई है। जीएसटी का जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है सिर्फ उसमें होता है कि रिसिपिएंट्स वो टैक्स का पेमेंट करता है, लेकिन ये टीडीएस है। ठीक है, ये नॉर्मल जीएसटी की बात नहीं करी। नॉर्मल जीएसटी तो सप्लायर कलेक्ट कर लेगा, लेकिन ये टीडीएस की बात कही जा रही है जहाँ पे रिसिपिएंट्स को ये टीडीएस का अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसे हम कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कौन कट करेगा? रिसिपिएंट कट करेगा। और कौन से अमाउंट पे करेगा? जिस जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी वैल्यू होगी, जो सप्लाई की गई होगी, उस वैल्यू पे डिडक्ट किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका रेट क्या है, क्योंकि जो नॉर्मल जीएसटी का रेट 18, 28, 5, 12 वो उससे मतलब नहीं है। टीडीएस का अपना एक स्पेसिफिक रेट होगा, उसी रेट से रिसिपिएंट्स को डिडक्ट करना होगा। तो वो रेट कितना है आपका? वो रेट है 2% का, स्पेसिफिक और फिक्स रेट है। 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। अब ये 2% का क्या मतलब हो गया कि एक हो गया सीजीएसटी का 1% और एसजीएसटी का 1%। क्लियर है? जब कभी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है और एमसीक्यू में पूछा जाता है कि टीडीएस का रेट सीजीएसटी का कितना है, तो वहाँ पे हम 2% नहीं लगा सकते, वहाँ पे 1% लगाते हैं। पर जनरली अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो टीडीएस का रेट कितना जाएगा? 2% का जाता है। 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो लाइबल हैं कि वो टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हैं। मतलब टैक्स को डिडक्ट करने का पावर किसके पास है? रिसिपिएंट के पास है, जो पेमेंट कर रहा है। पर ये भी डिडक्ट कौन से लोग कर सकते हैं, मतलब टैक्स को डिडक्ट करने की भी पावर कुछ स्पेसिफिक रिसिपिएंट्स को दी गई है, सभी को नहीं दी गई है। कि आप हैं, आप कस्टमर हैं और आप जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने, तो अब आप जब पेमेंट कर रहे हैं तो पहले आप टीडीएस डिडक्ट कर लीजिए। तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से पर्सन है जो लाइबल है कि जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिक लिस्ट दी गई है, उसमें अमेंड करके 2-3 लोगों के नाम और बढ़ाए गए। तो जनरली 4 लोगों की लिस्ट थी, बाद में कुछ लोगों को और इंक्लूड किया गया। तो बोला गया कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो लाइबल है कि वो डिडक्ट टीडीएस करेगा, या कोई लोकल अथॉरिटी है वो कर सकती है, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है वो कर सकती है, या फिर काउंसिल के थ्रू या गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के थ्रू किसी और पर्सन को रिकमेंड किया गया है, तो वो भी टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट कर सकता है। मगर मतलब अगर वो रिसिपिएंट्स हैं तो ये लोग टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद थोड़ा अमेंड करने के बाद कुछ लोगों को और इंक्लूड किया गया। तो वहाँ पे बोला गया कि अगर सोसाइटी स्टैब्लिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या लोकल अथॉरिटी के थ्रू, कोई सोसाइटी स्टैब्लिश की गई है और वो सोसाइटी जो है वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है। मतलब ऐसी सोसाइटी जो किसी गवर्नमेंट ने करी है, मतलब सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी ने की है, और वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर जो प्रोविज़न दिए गए उसके अकॉर्डिंग वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तो वो सोसाइटी भी लाइबल है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे। मतलब जब भी वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई रिसीव करेगी तो उस पे उसको टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी ये पावर दी गई कि वो भी टीडीएस को डिडक्ट करेंगे। जब भी वो कुछ सर्विसेज रिसीव करेंगे या गुड्स रिसीव करेंगे तो उस पे से टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करके किसको डिपॉजिट करेंगे? गवर्नमेंट के, जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बात हो गई हमारी टीडीएस की। एक एग्जांपल से ले लेते हैं, तो एग्जांपल से इस चीज़ को और समझ लेंगे। जैसे सपोज करिए कि एक सप्लायर है मिस्टर ए, जिन्होंने 3 लाख की सप्लाई की एबीसी कंपनी को। ठीक है, अब
जो सप्लाई की गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई की है उसका रेट था 18% का। क्लियर है? तो 18% की उस पे जीएसटी लगने वाली है और गुड्स की जो वैल्यू थी, जो सप्लाई की गई उसकी वैल्यू कितनी थी? 3 लाख की थी। अब एबीसी कंपनी है, मान लीजिए इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो वो उसको क्या करना होगा? उसको पेमेंट करनी है। किसको? सप्लायर को, ए को पेमेंट करनी है। अब एबीसी कंपनी लायबल है कि वो टीडीएस को डिडक्ट करे, क्योंकि वो पे करने वाली है ए को, तो टीडीएस सोर्स पे ही डिडक्ट होने वाला है। अब ये लायबल है कि वो क्या करे, जो टीडीएस का अमाउंट है उसको डिडक्ट कर ले। तो कैसे पेमेंट होगा? तो कंपनी क्या करेगी, 3 लाख का पेमेंट करेगी, जो सप्लाई की वैल्यू है, ए ने जो सप्लाई की थी 3 लाख की, वो कंपनी को पेमेंट करना है। प्लस और क्या पेमेंट करना है? जीएसटी का अमाउंट। 18% जीएसटी लग रही थी, तो 3 लाख का 18% निकाल के 54,000 हो गया। 54,000 वो जीएसटी का अमाउंट पेमेंट कर देगी कंपनी। ये पूरा पैसा किसको देगी? ए को देगी। 3 लाख गुड्स की वैल्यू और 54,000 किसकी? जीएसटी की वैल्यू गवर्नमेंट को, सॉरी, जो सप्लायर ए है उसको दे देगी। अब टीडीएस भी डिडक्ट करना है, पर टीडीएस सप्लायर को नहीं दिया जाता, टीडीएस किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। तो इस पे टीडीएस कितना लगेगा? जो वैल्यू होती है ना उस पे टीडीएस लगेगा। ये नहीं कि 3,54,000 का 2%, नहीं। जीएसटी के अमाउंट, टैक्स के अमाउंट को हटा के जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उस पे टीडीएस का रेट एप्लीकेबल किया जाता है। तो 3 लाख का 2% निकाल के दैट इज 6,000 रुपीज़ वो टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगी। क्लियर है? तो इस तरह से टीडीएस डिडक्ट होता है सेक्शन 51 के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो टीडीएस के देख लेते हैं। तो पहली बात तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हर अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है? मतलब अगर आप लायबल हैं टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए, तो क्या हर जो भी गुड्स एंड सर्विस आपने रिसीव की जिस भी वैल्यू की, सब पे करना है? नहीं। उसके लिए स्पेसिफिकली दिया गया कि अगर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, सिर्फ एक गुड्स की बात नहीं कर रहे, टोटल देखा जाएगा जितनी भी सप्लाई आपको की गई है, अगर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख से एक्सीड कर जाती है, 2,50,000 से एक्सीड करेगी, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। और टीडीएस का रेट कितना रहेगा? 2% फिक्स रहेगा। सीजीएसटी 1 और एसजीएसटी 1%। क्लियर है? इसके अलावा जो डिडक्टर है, जिसने टीडीएस को डिडक्ट किया है, अब उसको वो पैसा किसको देना है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। अब गवर्नमेंट को डिपॉजिट कब करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो बोला गया कि जो डिडक्टर होगा वो लायबल होगा कि गवर्नमेंट को टीडीएस का अमाउंट पे कर दे बाय द 10th ऑफ द डे ऑफ द मंथ। अब ये 10th ऑफ द डे ऑफ द मंथ को समझ लीजिएगा, जैसे अप्रैल में पेमेंट किया गया तो 10 मई को, जो नेक्स्ट मंथ है, उसके 10th डे तक आपका अमाउंट जो है टीडीएस का अमाउंट, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाना चाहिए। ठीक, एक ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि कब तक आपको डिपॉजिट कर देना है गवर्नमेंट को। दूसरी बात कि आपको क्या रिटर्न फाइल करना है? यस, डिडक्टर को, मतलब जिसने भी टीडीएस डिडक्ट किया है, और कौन करेगा? रिसिपिएंट्स। और रिसिपिएंट्स कौन कौन से लोग हो सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो जो भी डिडक्टर है उनको टीडीएस का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर्म जीएसटीआर 7 में। जीएसटीआर 7 टीडीएस के लिए होता है, जो रिटर्न में हमने देखा भी है। ठीक है, रिटर्न का जो पूरा वीडियो है उसमें वहाँ पे देखा भी है। अब ये जीएसटीआर में 7 उनको फाइल करना पड़ेगा विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स इज डिडक्टेड एंड फाइल्ड। मतलब जिस दिन डिडक्ट किया गया है टैक्स, उसके 10 दिन के अंदर आपको जीएसटीआर 7 में इसको फाइल कर देना है। ठीक है, अब और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो देख लेते हैं। प्रोविजन टू सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 में कहा गया कि आपको टीडीएस डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई का लोकेशन दोनों अलग अलग स्टेट में, मतलब जो सप्लायर है आपका, वो रजिस्टर्ड जहाँ से, उसका लोकेशन का मतलब सप्लायर कहाँ का रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब किस स्टेट से उसकी रजिस्ट्रेशन है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई कहाँ की जा रही है, अगर ये दोनों चीज़ें अलग अलग स्टेट में हुई, मतलब कि आप हैं मान लीजिए महाराष्ट्र के, आप सप्लायर है महाराष्ट्र के, ठीक है, जिससे सामान खरीदा जा रहा है वो महाराष्ट्र का है, और जो सप्लाई की जा रही है वो तेलंगाना में की जा रही है, अलग ही स्टेट में की जा रही है, तो दोनों अलग अलग स्टेट में हो गए। ऐसी सिचुएशन में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब आईजीएसटी जहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है बेसिकली देखिए, तो वहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको स्पेसिफिकली कहा गया कि अगर इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट है, या सेच की कंडीशन है जहाँ पे क्लियरली इस चीज़ का टैक्स का पेमेंट सेच के थ्रू हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों में टीडीएस अट्रैक्ट नहीं करता है। इज इट क्लियर? और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये हो जाती है कि अगर कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो बिल्कुल एग्जेम्प्ट थी, तो उस पर भी आपको टीडीएस डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उस पर डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा क्या कहा गया कि अगर आपको टैक्स डिडक्ट करना है, मतलब आप टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल हो,
तो आपका नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन है वो एक अलग है। आपको टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इज़ इट क्लियर? आप जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड थे ऑलरेडी, बीइंग अ नॉर्मल टैक्स पेयर आप रजिस्ट्रेशन था, ठीक है? पर आपको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए भी अब आप लायबल है। तो ऐसे सिचुएशन में टीडीएस डिडक्ट करने की वजह से आपको एक अलग से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो उनको क्या होता है, एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है एज अ टैक्स डिडक्टर, क्योंकि आप टैक्स डिडक्ट करने वाले होगे ना, तो टैक्स डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। उसके लिए उन्हें फॉर्म जीएसटी REG 07 मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन 07 और रिटर्न भी 07 में है, ठीक है? तो REG 07 में आपको अपना रजिस्ट्रेशन अलग से लेना पड़ेगा, ठीक? ये हो गया। और एक बात क्या है कि अगर आपने टैक्स टीडीएस डिडक्ट किया है ना, तो आपको उसका सर्टिफिकेट सप्लायर को भी देना होगा, मतलब डिडक्टी को भी, जिसका टीडीएस जिसके अमाउंट पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, उसको आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा। अब वो सर्टिफिकेट 5 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। कब से 5 दिन? जब आप गवर्नमेंट को डिपॉज़िट कर देते हैं अमाउंट टीडीएस का, उसके 5 दिनों के अंदर आपको सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा कि आपने टीडीएस डिडक्ट किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप पे फाइन लगेगी, पेनल्टी लगेगी, जिसका है कि ₹100 पर डे और मैक्सिमम ₹5000 तक। तो अगर जो भी प्रोविज़न मेंशन है, इनमें से किसी भी चीज़ को आपने फुलफ़िल नहीं किया, तो आपकी अलग से पेनल्टी होगी। जैसे आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो अलग पेनल्टी हो गई, है ना? अगर आपने लेट डिपॉज़िट किया, रिटर्न लेट फ़ाइल किया, तो अलग पेनल्टी हो गई। आपने सर्टिफ़िकेट इश्यू नहीं किया, तो फिर अलग से पेनल्टी हो गई। तो ये चीज़ें क्या हो गई आपकी टीडीएस के रिगार्डिंग है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि टीडीएस क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।